हमारे ही बेटा बहू हमें बोझ मानने लगी है। अब आंखें खोलो सुमी, कहने के साथ ही विनोद ने सुमिता की आंखों से अपने दोनों हाथ हटा दिए। अचकचाकर आंखें खोलते ही सुमी ने खुद को एक छोटे लेकिन खूबसूरत से घर के सामने पाया। बाहर लोहे के गेट के साथ ही लगी नेम प्लेट पर विनोद एवं सुमी लिखा देखकर उसका मन अनूठे एहसास से तरंगित हो गया। विनोद ने उसकी मनोदशा का अनुमान लगाते हुए चुपचाप उसके हाथ में चाबी धर दी। विनोद, ये सब क्या? उसने कुछ पूछना चाहा तो विनोद ने उसके ओठों पर उंगली रखते हुए गेट खोलने का संकेत किया। गेट खोलकर दोनों भीतर दाखिल हुए। सामने लकड़ी के दरवाजे पर भी ताला झूल रहा था। सुमी ने वह ताला भी खोला। अंदर कदम रखते ही रोशनदार व खिड़कियों से झांक रही सूरज की पीली किरणों ने उसका स्वागत किया। सुमी ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। कमरा खाली था, बस सामने एक सोफा सेट लगा हुआ था। कमरे में ताजा किए गए पेंट की गंध साफ महसूस हो रही थी। उसकी नजरों में उत्सुकता देख विनोद ने उसका हाथ थाम लिया। आओ तुम्हें घर दिखाता हूँ। सुमी हतप्रभासी साथ चल दी। रसोई घर में नया गैस चूल्हा व रोजमर्रा के काम आने वाले कुछ बर्तन पड़े थे। साथ ही किराने की दुकान से लाया गया पैकेट बंद सामान बेतरतीब रखा हुआ था। सुमी कुछ कहती कि विनोद उसका हाथ थामे ही एक तरफ मुड़ गया। ये है टॉयलेट और साथ में ये रहा बाथरूम। सुमी मुग्ध सी सब देखती रही। और ये रहा हमारा अपना कमरा। लाइट ऑन करते ही सामने बिछे डबल बेड व साथ पड़े कुर्सी मेज अलमारी से उठती सुमी की नजरें दीवार पर गई, जहां एक बड़ी सी फ्रेम युक्त फोटो टांगी हुई थी, जिसमें सुमी के कंधे पर हाथ रखे विनोद खड़ा था और सुमी की गोद में मयंक हंस रहा था। बरसों पुरानी इस फोटो को देखते ही सुमी यादों में खो गई। मयंक के जन्म के साथ ही उनके जीवन में बहार आ गई थी। सुमी की सास ने अपने पोते को पलकों पर बिठा लिया था। सुमी और विनोद भी अपने जिगर के टुकड़े पर पूरा प्यार कुर्बान कर रहे थे। उनके लिए यह खुशी बेहद खास थी, क्योंकि पहले 3 बार गर्भपात के बाद अब जाकर सुमी मां बन पाई थी। डॉक्टर ने भविष्य में उसके दोबारा मां बनने की संभावना भी खत्म कर दी थी। दोनों के लाड प्यार में मयंक कब बड़ा हो गया, इसका पता ही ना चला। इस बीच सुमी की सास भी दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। सुमी आगे कुछ और सोचती कि विनोद ने पूछ लिया, कैसा लगा घर? बगल में स्टोर रूम भी है, आओ दिखाऊं। वो बाद में, पहले आप आराम से बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। मुझे आपसे बहुत कुछ पूछना है। हाँ, चाय की तलब तो मैं भी महसूस कर रहा था, कहते हुए विनोद ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ गया। 2 कप चाय बनाकर लाने के साथ ही सुमी सोफे पर विनोद के साथ बैठ गई। विनोद, ये घर, क्या ये हमारा अपना घर है? हाँ सुमी, ये हमारा अपना घर है और हम कल ही यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। मैं भूल नहीं पा रहा हूँ कि हमारे बेटे बहू हमें बोझ मानने लगे हैं। चाय का घुट भरने के साथ ही सुमी के सामने रिश्तों की प्लेबैक रील चलने लगी। एमटेक करने के बाद मयंक एक नामी कंपनी में बतौर इंजीनियर लग गया था। इसी दौरान उसने अपने प्यार के रूप में अपनी सहकर्मी निशा को जीवन संगिनी बनाने की सोच ली, जबकि विनोद ने मयंक के लिए अपने एक दोस्त की बेटी को चुन रखा था। लेकिन बेटे की भावनाओं को अहमियत देते हुए उन्होंने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी और निशा उनके परिवार में बहू बनकर आ गई। सुमी और विनोद ने निशा को अपनी बेटी मानकर लाड प्यार लुटाना चाहा, लेकिन वह तो जैसे किसी दूसरी मिट्टी की बनी थी। उनके विचारों तथा निशा के विचारों में हर बात
पर जमीन आसमान का अंतर झांकने लगा। हद तो तब हो गई जब मयंक भी हर बार अपनी पत्नी का पक्ष लेने लगा। सुमी ने निशा के माता पिता को उसे समझाने को कहा तो घर में जैसे बवाल ही मच गया। निशा ने साफ कह दिया कि ये तो इस घर में वह रहेगी या मयंक के माता पिता। अब मयंक ने भी रंग बदल लिया। पुरखों का यह घर वह अपने नाम तो करवा ही चुका था। विनोद ने जब उसे अपने बुढ़ापे का हवाला दिया तो वह पलट कर बोला, पापा आप मम्मी के साथ किसी वृद्धा आश्रम चले जाएं। निशा गर्भवती है, मैं नहीं चाहता कि आपकी किसी बात को लेकर वह तनाव में आ जाए। मुश्किल से विनोद बोल पाए, बेटा तुम दोनों अच्छा कमाते खाती हो, तुम अपने लिए अलग घर का इंतजाम क्यों नहीं कर लेते। तभी निशा वहाँ पहुँच गई। यह घर हमारे नाम पर है, हम कहीं नहीं जाएंगे। वैसे भी हमें नौकर रखना है, उसे कहाँ ठहराएंगे। सारी बातचीत सुन रही सुमी की रुलाई फूट पड़ी। विनोद ने निशा को डांटने के लिए मुंह खोला ही था कि सुमी अपना वास्ता देकर उसे अलग कमरे में ले गई। अब मेरा यहाँ दम घुटने लगा है, आप कैसे भी कोई दूसरा मकान देख लीजिए, चाहे वह किराए पर ही क्यों ना हो। हाँ सुमी, मैं भी यही चाहता हूँ, भगवान ऐसा कपूत किसी को ना दे। हमने जिस पर सारा उम्र सब कुछ लुटाया, आज उसने इस उम्र में हमें बाहर ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया। मैं रिटायरमेंट के बाद चैन से रहना चाह रहा था, पर अब तो यहाँ पल पल जीना दुश्वार हो चला है। विनोद की भावनाएं इस कदर आहत हुई कि उसी पल किराए का मकान ढूंढने बाहर निकल गया। इसी दौरान उसके एक दोस्त ने सस्ते मूल्य पर बिकाऊ एक मकान की जानकारी दी। शहर से दूर विकसित हो रही एक नई कॉलोनी में बने इस छोटे से मकान के इर्द गिर्द प्रकृति की बहार थी। विनोद को यह मकान देखते ही पसंद आ गया था। मकान मालिक विदेश में बसे अपने बेटे के पास जाकर बसने जा रहे थे, सो उन्हें भी इस मकान को औने पौने भाव में बेच देने की जल्दी थी। काफी कम कीमत पर यह घर हाथ में आया देख विनोद ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और अपने बैंक खाते से पैसे निकाल मकान का बयाना अदा कर दिया। अब मकान मालिक को रजिस्ट्री के समय एक मुश्त भुगतान करना था, जिसके लिए विनोद ने वृद्ध नागरिकों को दी जा रही योजना के तहत रियायती दरों पर बैंक से कर्जा ले लिया था। उसे आगे की भी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि हर माह मिलने वाली पेंशन का एक हिस्सा कुछ वर्षों तक बैंक किस्त भरने के लिए मौजूद है। इतने पैसे तो बचने ही थे कि वह अपना और सुमी का गुजारा सादगी से कर सके। सुमी को सरप्राइज देने की सोचकर विनोद ने उस मकान खरीदने के बारे में कुछ नहीं बताया। उसने एक पुराना स्कूटर भी खरीद लिया और नए सिरे से घर के साजो सामान की खरीदारी व रंग रंगोन में जुट गए। आज शाम को बाहर घूमने के बहाने सुमी को स्कूटर पर बिठा वह यहाँ ले आए थे। चाय के आखिरी घूंट के साथ ही सुमी के विचारों की कड़ी विनोद की आवाज से टूटी। कैसे लगा ये घर? बिल्कुल सपनों के घरौंदे जैसा। बस अब हम वहाँ नहीं रहेंगे। मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि उन दोनों को हमारे घर की भनक भी ना लगे। ऐसा ही होगा बेगम साहिबा, विनोद ने सुमी की आंखों में झांकते हुए कहा। अगले दिन दोनों ने अपना कुछ जरूरी सामान लेकर मयंक और निशा को अलविदा कह दिया। निशा ने उनसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं समझी थी, लेकिन मयंक ने जरूर पूछ लिया था, पापा आप किस जगह पर रहने जा रहे हैं? बेटा हम जहाँ भी रहें हमारी दुआएं तुम दोनों के साथ रहेंगी। आप मजे से रहो और हमेशा खुश रहो। कहने के साथ ही विनोद सुमी को लेकर बाहर आ गया था।
लगभग महीना होने को था, सुमी ने अपने घर को सजाने के साथ ही खाली पड़े एक टुकड़े पर तुलसी, अमरूद, अनार, अंगूर तथा कुछ सब्जियों के पौधे लगा दिए थे, जिनका ख्याल वह बच्चों की तरह रखती। विनोद ने भी समय बिताने के लिए कॉलोनी में बनी एक लाइब्रेरी को अपना लिया था। शाम को वह आस पड़ोस के बच्चों को पढ़ाकर सुकून महसूस करता। हाँ, इस बीच कभी कभार मैं और निशा की बात छिड़ती तो दोनों के मन में एक कसकस सी उठकर रह जाती। ट्रेन दरवाजे की घंटी बजने पर विनोद ने दरवाजा खोला तो ठटक गया। गेट पर मैं खड़ा था। पापा को देखते ही उसकी आंखों में चमक उभरी, पर अगले ही पल उसने अपनी नजरें झुका ली। अरे मयंक, सुमी देखो तो कौन आया है। सुमी भी बाहर चली आई। मयंक ने मम्मी पापा के चरण स्पर्श किए तथा उनके साथ भीतर आ गया। कहो बेटा, आज इधर कैसे आना हुआ। मयंक को एक टक नीचे देखते सुमी ने चुप्पी तोड़ी। मम्मी पापा, आपके जाने के बाद हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं। पापा ने तो अपना मोबाइल नंबर भी बदल दिया है। आपके रहने का भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था। ऐसे में पापा के किसी दोस्त ने मुझे यहाँ का पता बताया तो मैं मिलने बिना ना रह सका। मयंक ठिठका। मम्मी पापा को चुपचाप देख उसने कहा, कुछ दिन पहले बाथरूम में पैर फिसल जाने के से निशा के पेट में पल रहा बच्चा नहीं रहा। मम्मी पापा, हमें उस आजन्मे बच्चे के पैदा न होने का बड़ा अफसोस हुआ। निशा ने तो खाना पीना ही छोड़ दिया था। फिर हमने समझ में आई कि माँ बाप के लिए औलाद क्या मायने रखती है। सच कहूँ पापा, हमें ये महसूस हो गया कि हमने आप दोनों का दिल दुखाकर घर छोड़ने को मजबूर किया, जिसकी हमें सजा मिली। निशा भी आपसे मिलकर माफ़ी मांगना चाहती है, पर तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैंने उसे साथ लाना मुनासिब ना समझा। मैं जानता हूँ कि हम आपके गुनहगार हैं, लेकिन भूल भी बच्चों से ही होती है। मैं आप दोनों को वापस ले जाने आया हूँ। मयंक, निशा के साथ जो हुआ उसका हमें बेहद अफसोस है। हम निशा से मिलने भी आएंगे, लेकिन जहाँ तक वापस चलने की बात है वह अब यह संभव नहीं। हर किसी को जीवन की राह में चलते हुए ठोकरें खानी पड़ती हैं। जो ठोकर से सीख ले वह इंसान है, पर जो ठोकर के बाद भी नहीं समझता उस मूर्ख को भविष्य में और भी ठोकरें खानी पड़ती हैं। बेटा, हमें तुमसे कोई गिला नहीं, पर हम ठोकर खाने के बाद अब जाकर संभले हैं और अपने घर में खुश हैं। मम्मी प्लीज़ आप पापा को मनाइए। बेटा, तुम्हारे पापा ने जो कुछ भी कहा सब ठीक है। हम दोनों दिल से तुमसे दूर नहीं हैं। तुम दोनों जब भी चाहो हमसे मिलने आ सकते हो। हमारा भी जब जी चाहेगा तुम दोनों से मिलने आ जाया करेंगे। मयंक दयनीय चेहरा लिए उठ खड़ा हुआ। मम्मी पापा, आप एक बार फिर से सोचिएगा। विनोद सुमी से सहमति में सिर हिला दिया। मयंक के जाने पर विनोद सोफे पर पसर गए। सुमी, मेरे विचार से मैंने हमारे आत्मसम्मान की दृष्टि से जो कुछ किया ठीक ही किया। मैं तो यही सोचता हूँ कि हमारी असली जिंदगी अब शुरू हुई है। खैर, तुम तैयार रहना, शाम को निशा का हाल चाल पूछने आएंगे। अपने पति के अंदाज से सहमत सुमी भी चाय बनाने चुपचाप रसोई की तरफ बढ़ गई। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।